निर्माण आई इसके यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पे आधारित एमसीक्यूज। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह गंगा नदी द्वारा निर्मित डेल्टा क्षेत्र में विस्तृत है। दूसरा, यह एक टाइगर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व और यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। तीसरा, वर्ष 2018 में सुंदरबन नेशनल पार्क को रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया। आपको बताना है कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करूँगा कि आप लोग सही जवाब देंगे। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, लेकिन जो थर्ड है वो रॉन्ग है। तो पहला बिल्कुल सही है, गंगा नदी द्वारा निर्मित डेल्टा क्षेत्र में विस्तृत है। दूसरा, ये एक टाइगर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको स्टेटस मिला था, आप चेक कर लेना, जहां 1987 में ये स्टेटस दिया गया था। उसके साथ साथ आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क रहेगा, आपको बताना है कि क्या ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, जिसको MAB आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ये आपका होमवर्क है और ये भी बताएंगे कि मैप कब शुरू किया गया। ऑलरेडी ये मैं लॉकडाउन मॉड्यूल में करा चुका हूँ, अगर आपको याद हो। वहाँ पे जो मैंने बायोस्फीयर रिजर्व कराए हैं, वहाँ पे मैप प्रोग्राम क्या है, किसने शुरू किया, कब शुरू किया, सारी डिटेलिंग दी गई है। जिन बच्चों ने लॉकडाउन मॉड्यूल की वीडियोस नहीं देखी, डेफिनेटली देखिए, आपको प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा वहाँ से। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए, टाइगर पॉपुलेशन इन सुंदरबन राइजेज टू 96, मतलब वहाँ की जो संख्या है टाइगर्स की बढ़ के कितनी हो गई है, 96 हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे और यहाँ पे। पहले देख लेते हैं, टाइगर काउंट फॉर द ईयर 2019-20 रोज टू 96 फ्रॉम 80 इन 2018-19, मतलब 2018-19 में जो यहाँ संख्या थी टाइगर्स की वो कितनी थी, 88 थी, और जो 2019-20 में बढ़कर कितनी हो गई, ये हो गई है 96। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं सुंदरबन डेल्टा स्प्रेड ओवर इंडिया एंड बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश में विस्तृत जो सुंदरबन डेल्टा है इज़ द ओनली मैनग्रूव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, विश्व में अपने आप का एकमात्र ऐसा मैनग्रूव फॉरेस्ट है जहाँ पे टाइगर्स पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट यूपीएससी इस तरह के यूज़ कर सकता है कि सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र विश्व का एकमात्र ऐसा मैंग्रोव क्षेत्र है, मैंग्रोव वन क्षेत्र है जहाँ पे टाइगर्स पाए जाते हैं। तो एकमात्र होने से आप ये मत सोचना कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गया, गलत होगा, यहाँ पे साफ लिखा है। ठीक है, अब जो तीसरा स्टेटमेंट था जिसमें लिखा था कि वर्ष 2018 में सुंदरबन नेशनल पार्क को रामसर साइट का दर्जा दिया गया, मैं आपको वो बता देता हूँ कि वर्ष 2018 में सुंदरबन नेशनल पार्क को रामसर साइट का दर्जा नहीं दिया गया था। जो वो डेट थी वो था जनवरी 2019 में रामसर साइट का दर्जा मिला उसको। ये बात हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगी। आगे चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित किसके द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए संवेदनशील देशों के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रेस्पॉन्स प्लान लॉन्च किया गया। ऑप्शंस है संयुक्त राज्य अमेरिका, एशियाई विकास बैंक, संघाई सहयोग संगठन और उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कि किसके द्वारा ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रेस्पॉन्स प्लान लॉन्च किया गया है। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मतलब कि उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो इस ह्यूमैनिटेरियन जो रेस्पॉन्स प्लान को यूनाइटेड नेशन UN द्वारा लॉन्च किया गया, इसलिए ऑप्शन डी सही हुआ। और बेसिकली इसमें कितने, पहले 54 कंट्रीज थी और इसके तहत 9 देशों को और शामिल किया गया है। अभी 9 और देशों को शामिल किया गया। अब देखते हैं
इस प्रश्न के बारे में। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 मई 2020 की खबर है। अपडेटेड कोविड-19 ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रेस्पॉन्स प्लान, UN issued, United Nations issues 6.7 billion appeal to protect million of life and stem the spread of कोरोना वायरस इन फ्रेजाइल कंट्रीज। मतलब जो संवेदनशील देश है, जो कोविड-19 से ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, ऐसे देशों को मदद देने के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रेस्पॉन्स प्लान लॉन्च किया गया है UN के द्वारा। ये महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी हमारे लिए। आगे चलते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में अत्यधिक चर्चा में रहे द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF का संबंध निम्नलिखित किससे है? ए, कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहे फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मी। बी, ऐसी दवाइयों का समूह जो कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में प्रतिरक्षा प्रदान कर रही है। सी, कश्मीर में सक्रिय एक नवीन आतंकी समूह का नाम। डी, चीन द्वारा कोविड-19 के खिलाफ अपनाई जा रही रणनीति। इसको सही कर लेंगे रणनीति को। अब आप बताइए कि द रेजिस्टेंस फ्रंट का संबंध ए, बी, सी या डी में से किससे है? क्या होगा सही उत्तर इस प्रश्न का? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब है कश्मीर में सक्रिय एक नवीन आतंकी समूह का नाम है, जिसका नाम क्या है? द रेजिस्टेंस फ्रंट। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं बेसिकली जो ये ग्रुप है TRF, जो पहले से ही विद्यमान बहुत सारे वहाँ पे आतंकी जो समूह है उनसे मिलकर बना है। ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ जैश ए मोहम्मद, और क्या शामिल है? हिजबुल मुजाहिदीन। ऑलरेडी ये पहले से ही सक्रिय आतंकी समूह है, उनसे मिलकर बना है। लश्कर तैयबा और जो अल बद्र। ओके, और बोला जा रहा है कि जो इस ग्रुप को कौन समर्थन प्रदान कर रहा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान द्वारा इसको समर्थन दिया जा रहा है। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए, द रेजिस्टेंस फ्रंट, अ न्यू नेम ऑफ टेरर ग्रुप इन कश्मीर। तो आप देख सकते हैं कि ये नया एक टेरर ग्रुप का नाम है। नाम याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट। ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से ही लिखा है यहाँ पे इसको, कंसिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग ग्रुप हिजबुल मुजाहिदीन, जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, अल बद्र, ये सारे इनके द्वारा इसको क्या, इन सभी ग्रुप के द्वारा इनसे मिलके बनाए, इनके द्वारा समर्थन दिया जा रहा है, और बोला जा रहा है पाकिस्तान द्वारा भी इसको सपोर्ट किया जा रहा है। आगे चलते हैं। हाल ही में निम्नलिखित कौन से राज्य ने श्रम कानूनों को निलंबित करने के लिए अध्यादेश पास किया है? झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। बताइए कि ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा? आज के द हिंदू की खबर है ये, बताइए क्या होगा सही उत्तर? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश द्वारा मतलब श्रम कानूनों को निलंबित करने के लिए अभी अध्यादेश पास किया गया है, ये बात आप ध्यान रखना। और जो ये अध्यादेश है मैं आपको बता देता हूँ, नवीन, जो नई प्लस विद्यमान, जो पहले से ही विद्यमान है, दोनों फैक्ट्रियों पर ये लागू होगा। ठीक है, देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देख सकते हैं आप, 8 मई की खबर है यहाँ पे, जिसमें लिखा है कि यूपी सस्पेंड मेजर लेबर लॉज फॉर 3 ईयर्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्रमुख लेबर कानून, श्रम कानूनों को 3 सालों के लिए क्या कर दिया है? सस्पेंड कर दिया है, ताकि इन्वेस्टर्स, निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। ये महत्वपूर्ण रहेगा हमारे लिए जानकारी। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको एक जो होमवर्क देता हूँ कि जैसे कि ये श्रम कानून है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो श्रम है
वो कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची या समवर्ती सूची? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि श्रम कौन सी सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है या समवर्ती सूची का विषय है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। देखो एग्जाम में इस तरह की चीज़ें आती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए जो ये अध्यादेश था उसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश टेम्पररी एग्जेम्पशन फ्रॉम सर्टेन लेबर लॉज ऑर्डिनेंस 2020। ये नाम है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो अध्यादेश लाया गया। इसमें किया क्या गया है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है जिसमें जो राज्य के अंदर 3 साल के लिए जो लेबर लॉज को क्या किया गया है? सस्पेंड, निलंबित किया गया है। और क्यों किया गया है? इज पास टू बूस्ट, बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्सो हेल्प द माइग्रेंट हु हैव रिटर्न बैक टू द स्टेट। एक तो क्या है, कोविड-19 के चलते जो आर्थिक स्तर पे जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है सरकार को, उससे उभरने के लिए, और साथ के साथ यहाँ पे जो वापस माइग्रेंट लोग वापस यूपी में आए हैं अन्य अदर स्टेट से, जो कहीं और अन्य राज्यों में काम कर रहे थे, उनको समर्थन देने के लिए, उनको सहायता देने के लिए। लेकिन इसमें किन को बाहर रखा गया है, किन कानूनों को देख सकते हैं एक्सक्लूजन में। द ऑर्डिनेंस डज नॉट इंक्लूड, किसको शामिल नहीं करता, कौन किस किस उस पे एक्ट पे नहीं लगेगा, देख सकते हैं यहाँ पे। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट, बॉन्डेड लेबर एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट एंड सेक्शन 5 ऑफ द पेमेंट वेजेस एक्ट। इन एक्ट्स को बाहर रखा गया है इस ऑर्डिनेंस से। किसको शामिल किया गया है देख सकते हैं। द ऑर्डिनेंस विल सस्पेंड लॉज दैट रिलेटेड टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से जुड़े हुए जो श्रम कानून है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से जुड़े हुए, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से जुड़े हुए, ट्रेड यूनियन रिलेटेड जितने लॉ है, एंड लॉज रिलेटेड टू माइग्रेंट लेबर्स, इनको इसमें शामिल किया गया। यहाँ पे एक नोट डाला है मैंने अलग से कि अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को फैक्ट्री एक्ट 1948 से क्या दिया है? छूट प्रदान की है। ये भी बात महत्वपूर्ण रहेगी हमारे लिए ताकि इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सके, कोविड-19 से अर्थव्यवस्था उभर सके। उसके लिए सरकारों द्वारा केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि वापस से इकोनॉमी क्या करे, रिवाइव हो। ओके, आगे चलते हैं। ये देखिए हाल ही में किस भारतीय राज्य ने महाकवच ऐप लॉन्च की है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र। अब आपको बताना है कि महाकवच ऐप कौन से राज्य ने लॉन्च की है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ये महाराष्ट्र द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया। देखते हैं इस ऐप का काम क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस महाकवच ऐप टू ट्रैक सस्पेंडेड कोविड-19 केसेस। जो कोविड-19 के जो सस्पेक्टेड जो केसेस है उनको ट्रैक करने के लिए महाकवच ऐप को लॉन्च किया गया है। आप देख सकते हैं द महाकवच ऐप विल सेट ए जियो फेंस फॉर क्वारंटाइन इंडिविजुअल्स। जो भी जिन लोगों को क्वारंटाइन किया गया है उनको जियो फेंसिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एंड इमीडिएट इन्फॉर्म द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इफ ए पर्सन क्रॉस द लाइन। अगर किसी व्यक्ति को सपोज करो क्वारंटाइन किया गया है तो उसको जियो फेंसिंग करेगी ये ऐप, और जैसे ही वो अपने जो क्वारंटाइन के रूल्स को अगर वो ब्रेक करता है, अपनी टेरिटरी, अपनी जो उसकी लाइन क्रिएट की गई है कि उससे बाहर वो नहीं जाएगा उसके एरिया से बाहर, तो जैसे ही अगर वो उसको क्रॉस करता है तो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को उसकी जानकारी मिल जाएगी और उसके अगेंस्ट प्रॉपर स्टेप्स उठाए जाएंगे। आगे चलते हैं। ये देखिए हाल ही में कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए BRO द्वारा निर्मित नवीन मार्ग, BRO का मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, निम्नलिखित किस दर्रे से यात्रा है ये यात्रा का विकल्प प्रदान करता है? ऑप्शन है थागला, नीति, बारालाचा और लिपुलेख। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 3 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लिपुलेख। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया।
आज के द हिंदू में प्रकाशित खबर है, राजनाथ ओपन्स न्यू रोड टू कैलाश मानसरोवर। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने क्या लॉन्च किया है, ओपन की एक नई सड़क, इसके लिए कैलाश मानसरोवर के लिए। ये पूरी खबर क्या है अलग से मैंने इसको नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा इजी वे में समझाने की कोशिश की है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया गया है। इसमें कैलाश मानसरोवर की जो तीर्थ यात्रा में जो समय की इससे बचत होगी। कहाँ से कहाँ तक है ये जो 80 किलोमीटर की, ये उत्तराखंड में धारचूला से और लीपू लेक जो कि चीन के बॉर्डर के नज़दीक मतलब लोकेटेड है, वहाँ तक इस सड़क मार्ग का उद्घाटन किया गया। तो ये धारचूला महत्वपूर्ण रहेगा। धारचूला से लीपू लेक, आगे मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसकी लोकेशन भी दिखाऊंगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इस लिंक के पूरा होने के साथ यात्रा 1 सप्ताह में पूरी हो सकती है। देखो पहले जो इस यात्रा को कंप्लीट करने में 2 से 3 सप्ताह का समय लगता था, लेकिन अब माना जा रहा है कि यह यात्रा 1 सप्ताह में पूरी हो सकती है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा। और ये घटिया बगड़ से भी निकलती है और कैलाश मानसरोवर के प्रवेश द्वार लीपू लेक दर्रा पर समाप्त होती है। तो ये हमारे लिए दर्रा महत्वपूर्ण रहेगा। इसके साथ साथ उत्तराखंड के जो अन्य दर्रे हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। ऑलरेडी लॉकडाउन मॉड्यूल में मैपिंग की क्लास में करा चुका हूँ। फिर देखिए क्या लिखा है, जो ये सड़क है 80 किलोमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है 6000 से 17060 फीट तक ऊंचाई पे ये निर्मित की गई है। देखो बेसिकली अगर अभी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी होती है अगर तीर्थ यात्रियों को भारत से, तो उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो सिक्किम के थ्रू जाते हैं या नेपाल मार्ग से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, जो 2 से 3 सप्ताह में पूरी होती है। अब जो सिक्किम और नेपाल के रास्ते जो सड़क मार्ग है, इसमें भारतीय सड़कों पर लगभग 20% और चीन की सड़कों पर 80% यात्रा करनी पड़ती थी। मतलब अभी अगर तीर्थ यात्रियों को भारत से कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाना होता था, जो कि तिब्बत में है और चीन उसको अपने अधीन मानता है, तो ऐसा बोला जाता है कि अभी तक 20% जो यात्रा करनी पड़ती थी तीर्थ यात्रियों को, वो भारत में कवर होती थी और 80% यात्रा कहाँ पे करनी पड़ती थी उनको, चीन में करनी पड़ती थी। ठीक है, लेकिन घटिया बगड़ लीपू लेक सड़क के खुलने से यह अनुपात उल्टा हो गया। मतलब अभी तो 20% है वो भारत में यात्रा तय कर रहे, 80% चीन में। लेकिन अब इस सड़क के निर्मित होने से क्या होगा, अब मानसरोवर के तीर्थयात्री भारतीय भूमि पर तो 84% और चीन की भूमि पर केवल 16% यात्रा करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे थोड़ा मैं मैपिंग से दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये देखिए अभी जो हमारा नेपाल से, मैंने बताया 2 रास्ते हैं हमारा, नेपाल से होके सिक्किम से होके। तो नेपाल से होके जो रास्ता है उसमें काठमांडू, वहाँ से कोडारी, फिर नयालम, फिर सागा, फिर डोंगबा और फिर माउंट कैलाश तक यात्रा होती है। ये आप देख सकते हैं, मानसरोवर लेक है इसके नज़दीक में, माउंट कैलाश के जस्ट साउथ में। तो एक रूट तो हो गया हमारा ये जो नेपाल से होके जाता है, तो ये नेपाल वाला रूट है हमारा। ठीक है, आप ध्यान रखना कैलाश मानसरोवर कहाँ पे है, तिब्बत, और तिब्बत पे चीन अपना आधिपत्य मानता है। आगे चलते हैं। दूसरा रास्ता जो मैंने बताया वो सिक्किम से होके जाता है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो स्टेट है ये इंडियन स्टेट है सिक्किम, ये गैंगटोक उसकी कैपिटल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नाथुला दर्रा है, वहाँ से होके रास्ता आता है। तो नाथुला से होके जाते हैं कांगमा, वहाँ से जोंगबा, फिर ये डारचेन, तो ये पहुँच गए कैलाश मानसरोवर। तो दूसरा रास्ता हो गया ये सिक्किम वाला, जिसमें कौन से दर्रे से होके, नाथुला दर्रे से होके यात्रा करते हैं। अब हमारा जो तीसरा हमारे रास्ता मिला है वो उत्तराखंड के जरिए जाएगा। ये देखिए जो तीसरा जो हमारा रास्ता है, आप देख सकते हैं अभी मैंने बताया था धारचूला, ये रहा धारचूला से लेके, और ये लीपू लेक जो कहाँ पे है, भारत और चीन के बॉर्डर पे है लीपू लेक, इसके बीच बनी है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं काला पानी है, ऑलरेडी मैंने बताया था ये, इसको लेके नेपाल ने थोड़ा सा बीच में विरोध दर्ज किया था। एमसीक्यू की सीरीज़ में मैंने बताया था काला पानी। तो आप मुझे बताओगे काला पानी को लेके क्यों चर्चा में आया था काला पानी, और नेपाल ने इसको लेके क्यों विरोध दर्ज किया था। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये धारचूला से लेके लीपू लेक के बीच में है, और यहाँ से सीधा कहाँ जाएंगे फिर हम, ये आप देख सकते हैं माउंट कैलाश है यहाँ पे, लेक मानसरोवर। ठीक है, देखो ये काला पानी के क्षेत्र से के नज़दीक से जा रहा है, और ये लीपू लेक पास को लेके हो सकता है नेपाल के द्वारा
अभी फिर से कोई इसके प्रति कोई विरोध या आवाज़ उठाई जाए, ठीक है, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हुआ धारचूला से लिपुलेख निर्माण किसके द्वारा किया गया है, BRO। तो अब हमारे पास 3 रूट हो गए, उत्तराखंड से होकर जाएंगे, नेपाल वाला तो पहले से ही अवेलेबल था, और सिक्किम। तो तीनों रूट को याद रखेंगे हम। आगे चलते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स, जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में है। यह सूचकांक दर्शाता है कि कोविड-19 प्रकोप के प्रति देशों के उपाय, मतलब देशों द्वारा जो उपाय किए जा रहे हैं, कितने सख्त थे और इसके प्रसार के किस चरण में उनको लागू हुए। दूसरा, यह सूचकांक कोलंबिया विश्वविद्यालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर तैयार किया। अब आपको बताना है कि स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा। 2 दिन से चर्चा में है ये स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन A। मतलब पहला कथन सही है और दूसरा कथन है गलत। पहला कथन देखते हैं। तो ये स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स बेसिकली एक सूचकांक है जो ये दर्शाता है कि विभिन्न देशों द्वारा विश्व स्तर पे कोविड-19 से निपटने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए थे वो कितने सख्त थे, और जो उन्होंने कदम उठाए हैं वहाँ पे जब उन्होंने वो कदम उठाए थे तो वो उस टाइम पे कोविड-19 किस फेज़ में था। मतलब आप या तो शुरुआती स्तर पे उठाए, या आपने थोड़ा केसेस बढ़ने शुरू हो गए काफ़ी मात्रा में तब उठाए, या बाद में जो आप सिचुएशन बहुत ज़्यादा मतलब बुरी हुई तब कदम उठाए। तो ये बताता है कि देशों द्वारा कैसे कदम उठाए गए, वो कितने सख्त थे, और उसके साथ साथ किस फेज़ में और किस चरण में उनको लागू किया गया। बिल्कुल सही है, ये ही स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स है, लेकिन ये गलत है सेकंड कि ये कोलंबिया विश्वविद्यालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर तैयार किया। इसको जो तैयार किया है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा इसको तैयार किया गया है। बेसिकली इसमें क्या करता है, यह सरकार की प्रतिक्रियाएं, मतलब विभिन्न देशों की सरकार द्वारा जो प्रतिक्रियाएं की गई है उनको ये 17 इंडिकेटर्स पे 17 संकेतकों के आधार पे देखता है कि सरकारों ने कैसे कैसे कदम उठाए। तो वो इंडिकेटर्स कैसे होते हैं, जैसे सपोज करो आपने स्कूल कॉलेज बंद किए या नहीं किए, जो पब्लिक इवेंट्स है वहाँ ऑर्गेनाइज हो रहे या नहीं हो रहे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्टे एट होम की जो पॉलिसीज़ है, मतलब इन सारी चीज़ों को लेके सरकार की पॉलिसीज़ कैसी रही है, किस फेज़ में कदम उठाए गए हैं, कितने ये स्ट्रिंजेंट थे, ये इन 17 इंडिकेटर्स को यूज़ किया जाता है। और 0 से 100 के जो इसमें जो स्केल है उसमें 0 से 100 को मतलब एक इंडेक्स है, ये 0 से 100 के बीच में जो बताता है कि स्कोर प्रदान करता है कि किस कंट्री में कितने उसको क्या स्कोर दिया गया। सपोज करो किसी कंट्री को इसमें अगर 100 स्कोर दिया गया, इसका मतलब वहाँ के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उस देश के द्वारा बहुत सख्त थे। 0 का मतलब उस कंट्री ने कुछ किया ही नहीं, ठीक है। तो अभी तो मुझे नहीं लगता है दुनिया की ऐसा कोई भी देश होगा जिसने 0 स्टेप उठाया हो, कुछ ना कुछ स्कोर है, क्योंकि लगभग पूरी दुनिया ही इससे प्रभावित है। तो अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, एक्सप्लेन इंडिया एनफोर्स्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लॉकडाउन, हेयर इज हाउ इट स्टैक्स अप अगेंस्ट अदर कंट्रीज। आप देख सकते हैं स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स क्रिएटेड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, किसके द्वारा बनाया गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दिखाता है कि हाउ स्ट्रिक्ट ए कंट्री मेजर्स वर, किसी देश के द्वारा उठाए गए कदम कोविड-19 के खिलाफ कितने स्ट्रिक्ट थे, एंड एट व्हाट स्टेज ऑफ द स्प्रेड इज एनफोर्स दीज, मतलब किस स्तर पे जब कोविड-19 का प्रसार किस स्तर पे था जब इनको लागू किया गया, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि जो इंडिया ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टेप उठाए गए हैं। इस इंडेक्स में बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम अत्यंत सख्त थे, ठीक है। जैसे कि अभी भी लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है। आगे चलते हैं इसमें, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया का स्कोर, आप देख सकते हैं ये इंडिया है, यहाँ पे 100 में से कितना स्कोर मिला है, 97.35 स्कोर है इंडिया का, ये आप देख सकते हैं अभी। और ऊपर लिखा है कोविड-19 गवर्नमेंट रेस्पॉन्स स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स 8 मई 2020 है ये। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने MCQ के फॉर्म में
पूछ चुका हूँ। इसमें 0 से 100 के ऊपर वैल्यू दी जाती है, जिसको 100 मिले इसका मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रेस्पॉन्स दिया। यहाँ पे आप कलर में देख सकते हैं 100 के करीब है इंडिया, देखो यहाँ पे, और बिल्कुल डार्केस्ट ब्लू है, और जो एक ग्रे कलर में दिखाया गया है इसका मतलब यहाँ के लिए डेटा अभी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया द्वारा उठाए गए कदमों की काफ़ी प्रशंसा की गई कि भारत ने बहुत समय रहते बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाए गए हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसने वर्ष 2014 से कार्य करना शुरू किया। दूसरा, इसका मिशन एशिया में सामाजिक आर्थिक आउटकम को बेहतर करना है। तीसरा, वर्तमान में इसके कुल सदस्य देशों की संख्या 102 है तथा इसका मुख्यालय संघाई में है। आपको बताना है कि AIIB के बारे में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं UPSC में, ठीक है, सोच समझ के जवाब देना इसका, सभी को सही जवाब देना है। बताइए सही उत्तर क्या है इस प्रश्न का, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C, मतलब केवल कथन 2 सही है, पहला भी गलत निकला और तीसरा भी गलत निकला। ठीक है, तो ये एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, बिल्कुल सही है, जिसने वर्ष 2014 से कार्य करना शुरू किया। नहीं, इसने 2014 से कार्य करना शुरू नहीं किया, इसने जनवरी 2016 से कार्य करना शुरू किया। दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, जो एशिया में जो सोशो इकोनॉमिक आउटकम है उनको इम्प्रूव करना एक इसका मिशन है। तीसरा है वर्तमान में इसके कुल सदस्य देशों की संख्या अगर ओवरऑल देखी जाए तो 102 है, बिल्कुल सही है। अगर 102 में हम देखें तो इसमें 78 और 78 मेंबर और 24 मेंबर, इनको बोला जाता है प्रोस्पेक्टिव मेंबर। तो अगर कुल मिला के पूरी संख्या को देखा जाए तो 78 और 24 कितनी हो गई, 102। और इसका मुख्यालय कहाँ है, संघाई में है? नहीं, इसका मुख्यालय संघाई में नहीं है, जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। AIIB क्लियर्स 500 मिलियन लोन टू सपोर्ट इंडियाज कोविड फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो ये क्या बोल रहा है कि जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कितने मिलियन डॉलर का सपोर्ट दिया है, 500 मिलियन डॉलर का, ताकि भारत कोविड-19 से लड़ सके। ओके, आगे थोड़ा जानते हैं AIIB के बारे में। ये देखिए, ये इसकी ओरिजिनल वेबसाइट से लिया गया डेटा है। तो देखिए क्या लिखा है, AIIB इज़ ए मल्टीलैटरल बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मिशन क्या है, टू इम्प्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम इन एशिया। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, बीजिंग में। उसके साथ साथ कब से काम करना शुरू किया, जनवरी 2016 से। अब जो एंड नाउ हैव ग्रोन टू 1 और 2 अप्रूव्ड मेंबर्स वर्ल्ड वाइड। अभी दुनिया में 102 मेंबर इसके विश्व स्तर पर क्या है, अप्रूव किए गए हैं। बाय इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर प्रोडक्टिव सेक्टर्स इन एशिया एंड बियॉन्ड, मतलब ये एशिया में और एशिया क्षेत्र से परे भी किसके लिए निवेश करता है, जो सतत जो इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य प्रोडक्टिव सेक्टर्स है उनमें। आप देख सकते हैं इसके बाद क्या लिखा है, AIIB विल बेटर कनेक्ट पीपल सर्विसेज एंड मार्केट। तो किनको कनेक्ट करेगा, लोगों को, सेवाओं को और बाजारों को। दैट ओवर टाइम विल इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ बिलियंस एंड बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। तो लोगों को, सेवाओं को और बाजारों को एक साथ जोड़ेगा, जिससे अल्टीमेटली जो लाखों या अरबों लोगों के जीवन पे प्रभाव पड़ेगा और अल्टीमेटली एक बेटर फ्यूचर का निर्माण होगा। ये AIIB है, ये महत्वपूर्ण रहेगा हमारे लिए, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे चलते हैं। आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है, देखिए क्या है अभ्यास प्रश्न। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस PT के लिए महत्वपूर्ण रहेगा ये, जिसको वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे WMBD के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। WMBD का आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा शासित 2 अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव संधियों द्वारा किया जाता है। दूसरा,
यह एक वार्षिक जागरूकता अभियान है जो प्रवासी पक्षियों एवं उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता पर बल देता है। तीसरा, WMBD की शुरुआत वर्ष 2006 में हुई तथा इस वर्ष WMBD का जो थीम है वो है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। आपको बताना है कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे के बारे में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आगे चलते हैं। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न था निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, हाल ही में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित टास्क फोर्स ने राष्ट्रीय भूमि प्रबंधन निगम की स्थापना की अनुशंसा की है। बिल्कुल। राष्ट्रीय भूमि प्रबंधन निगम व्यवस्थित तरीके से राज्य के स्वामित्व वाली अधिशेष भूमि संपत्ति के मोनेटाइजेशन में मदद करेगा। बिल्कुल करेगा। तीसरा, राष्ट्रीय भूमि प्रबंधन निगम लीज पर ली गई संपत्ति के मूल्य के आधार पर इक्विटी बाजार से पूंजी जुटा सकता है। बिल्कुल जुटा सकता है। तब प्रश्न में पूछा गया था कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है। गलत तो तीनों में से कोई भी नहीं है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। ज़्यादातर बच्चों ने सही जवाब दिया, काफ़ी अच्छा लगा देख के। निर्माण है इसके डेली करंट अफेयर बेस्ड MCQ की आज की सीरीज यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।